जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड में तीसरे चरण में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इन सीटों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह सीटें शामिल हैं। गिरिडीह सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी क्योंकि यहाँ टाइगर जयराम महतो जो जेबीकेएसएस के नेता हैं, लीडर हैं, उनकी वजह से ये सीट इतनी दिलचस्प हो गई है और यहाँ जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो सबके अपने-अपने दावे हैं और कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर अंतिम परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। ज़बरदस्त जातीय प्रभाव यहाँ देखने को मिला, चूँकि तीनों उम्मीदवार एक ही जाति के थे, तो जातिगत क्या किसका रुझान किधर रहा। इसके अलावा बाकी वोटर कैसे रहे, किस विधानसभा क्षेत्र में किसको कितना वोट मिला, इसको लेकर हर दल अपने-अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो और इनसे आज जानेंगे कि पहली बार चुनाव लड़ रहे जयराम महतो और उनकी पार्टी गिरिडीह में कितना असर डाल पाए हैं, कहाँ-कहाँ असर डाल पाए हैं और क्या उनको लगता है कि इस चुनाव में जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो कुछ उलट-फेर करेंगे और बाकी जो प्रतिद्वंदियों के दावे हैं, क्या उनको ढेर करते हुए गिरिडीह सीट पर जीत का परचम फहरा पाएँगे? देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपका सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। तो देवेंद्र जी, आपने चुनाव देखा वहाँ गिरिडीह में और जिस तरह से हमारे पास जो रिपोर्टिंग है कि काफ़ी जो चुनाव है वो अ, बड़ा पेचदार है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजसू को थोड़ी-सी बढ़त मिली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जयराम महतो वहाँ से निश्चित रूप से जीतेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा है कि उसका उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए ये तो सही बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जी, लेकिन ये मुकाबला को ये गिरिडीह को तो लोकसभा को पहले समझने के पहले ये समझेंगे कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड क्या है या 20 साल जी, 30 साल का रिकॉर्ड क्या है। तो आप अगर जी, देखिएगा कि वहाँ पर जब बीजेपी तभी जीतता है जब अब हमारा महतो, माझी और मुस्लिम, ये 3 बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। अगर ये 3 जी, जिधर में जाएँगे उधर हो जाएगा, यही वाला इक्वेशन है। तो अगर जी, आप इतिहास देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हम अगर 2004 से लेते हैं, जो कि 2024 चल रहा है, तो लगभग 20 साल। जी, तो जी, 2004 में अगर उस समय में टेकलाल महतो जीते थे। तो 2004 में टेकलाल महतो इसलिए जीत पाए थे क्योंकि उनके साथ में आरजेडी था, जेएमएम था, कांग्रेस था। तो कहने का मतलब है सारा जो मुस्लिम महतो और माझी का जो इक्वेशन था, वो परफेक्ट फिट बैठ गया। जिसके चलते जी, वोट परसेंटेज वहाँ करीब-करीब 50% 49% के आस-पास आ गया। इसीलिए उनका जी, वन साइडेड विक्ट्री हो गया। लेकिन अगर आप जी, बीजेपी को देखेंगे, तो बीजेपी को तभी वोट वहाँ जीत पाता है जब जब ये बिखरा हो जाता है। या तो महतो का बिखरा हो, चाहे मुसलमान का बिखरा हो, चाहे जी, महतो माझी का मतलब किसी तरीके से बिखरा होना चाहिए, तब बीजेपी जीत जी, पाता है। तो 2000 जी, जब 19 का हम देखते हैं, तो 2019 में बीजेपी जीता था, 32% वोट लेकर के। लेकिन जी, लेकिन हम देखते हैं उस समय में क्या हुआ कि जेएमएम हार गया, इसलिए हार गया जी, क्योंकि जेएमएम से एक मुस्लिम कैंडिडेट सबा अहमद, डॉक्टर सबा अहमद चुनाव लड़ रहे थे, जो कि वो मुस्लिम जी, वोट को ले लिए। तो जब मुस्लिम वोट उनके पास चला गया, वो करीब 20% चला गया और इनके पास 22% आ गया। तो कितना जो 42% 45% इन लोग का कॉम्बिनेशन था, वो तो निकल गया, वो ब्रेकअप हो गया, जी, इससे बीजेपी जीत गया। तो बीजेपी का अगर जी, देखा जाए कि दो 37% वोट था, वही अगर हम 2014 में जाते हैं, तो बीजेपी का परसेंटेज 40% रहता है। लेकिन उस जी, समय में भी जेएमएम हार जाता है क्योंकि उस समय में जेएमएम को 36% वोट आता है। लेकिन ये जी, 36% वोट में क्यों हार गया? क्योंकि उस समय में आप आजसू लड़ गया, आजसू के कोई जी, महतो कैंडिडेट लड़ गए, तो अब क्या हुआ कि महतो का वोट बिखरा हो गया। तो जभी भी बिखरा होगा तो आपको दिखाई देगा कि बीजेपी इधर से जीत रहा है। और लेकिन जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पिछले जो 2019 का, 2019 में एक्सेप्शनल केस है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि 58% के आस-पास वोट हुआ है। तो एक्सेप्शनल जी, इसलिए है कि खाली गिरिडीह का बात नहीं है, आप पूरे भारत में, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे कि वो गिरिडीह हो, रांची हो, पटना हो, पूरा इंडिया में परसेंट मतलब एक तरफा वोट हुआ था। उसका सबसे बड़ा जी, कारण था पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक में आपको पता है कि लोग राष्ट्रवाद को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए कि भाई हमारा देश बड़ा है, हमको रीजनल इश्यू छोटा है और हमारा छोटा-छोटा मुद्दा जो है वो काम नहीं आया। इसके चलते क्या हुआ कि जी, मतलब कोई उस समय में जो ना जाति कॉम्बिनेशन चला, ना कुछ लोकल मुद्दा चला, ना कोई राष्ट्र मुद्दा चला। खाली बस राष्ट्रवाद एक मुद्दा चला, जिसके चलते सारा तरफ से वन साइडेड वोट मिला है।
तो इसके चलते क्या हो गया कि 60 58% वोट गिरा। लेकिन आप इन जनरल अगर देखेंगे 20 साल में, तो 20 साल का इतिहास तो यही है कि भाई ये लोग का बीजेपी के पास में लगभग वही 35%, 30%, 40% ही वोट है, 35 से 40% वोट है। और बाकी जो इधर में अगर जी, एक साथ तो सब आ जाता है तो इधर इधर दूसरा तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बार का जो जी, चुनाव है 2024 का, इस 2024 में आप नोटिस करेंगे कि जयराम महतो एक नया चेहरा हुआ, जो कि एक आंदोलन से जी, निकला हुआ है। आप अगर देश का इतिहास को देखेंगे, पूरा देश का इतिहास में, तब आप देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी का जयप्रकाश नारायण मूवमेंट चला था, तो इंदिरा गांधी चली गई। जब जब बीपी सिंह का जी, मूवमेंट चला, फोर्स वाला मूवमेंट चला, उस समय में राजीव गांधी चले गए। जिस समय में जी, अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, उस समय में बीजेपी आ गया, कांग्रेस चला गया। तो एक मूवमेंट होता है, जी, तो इस मूवमेंट से क्या होता है ना कि पूरा अचानक से चेंजेज आ जाता है, सरकार हो चाहे मतलब एक पार्टी के प्रति रुझान हो, ये सब दिखाई देता है। तो इसी तरीका से हम लोग का जयराम महतो का मूवमेंट आप देख ही रहे हैं, पिछला 2-3 साल से हम लोग चला रहे हैं, 3 साल से। इस मूवमेंट का असर ये जी, हुआ कि अब वोट इधर से जैसे जैसे आप हमको इतिहास बता दिए पूरा देश का, उसी तरीका से झारखंड में भी एक इतिहास बन रहा है, जो कि हम लोग इसमें घुस रहे हैं और उसमें उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि इस वाले चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। जी। तो क्या मतलब जीत का क्या आधार है आपके पास? क्योंकि जब वोट दोनों तरफ से लिए होंगे, आपने इंडिया का वोट भी हाँ, लिया है, आपने इंडिया अलायंस का भी वोट लिया है। तो कहाँ किस सेगमेंट से आपको कितने वोट मिल रहे हैं और आप जो जीत का दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या होता है? देखिए, अगर किसी भी अगर वो तो अगर कंस्टिट्यूएंसी में असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट जो भी चुनाव होता है, तो मोटा-मोटी आधार तो जैसा जी, अभी आपको बताया महतो, माझी, मुस्लिम मतलब जातीय आधार हो जाता है। जी, एक वो पूरा देश जी, का एक ये बोलिए फॉर्च्यूनेट बोलिए, अनफॉर्च्यूनेटली जो भी बोलिए एक सिचुएशन देश में ऐसा ही बनता है कि फाइनली वो आकर के जाति के लेवल पे आ ही जाता है। तो हमारा अगर जी, आधार देखिएगा तो हमारा बहुत बड़ा आधार है कुर्मी। उसके बाद हमारा इस जी, बार मुस्लिम का वोट टर्न अप हुआ है। और जहाँ तक एससी-एसटी जी, का ब बात है, तो एससी-एसटी में भी जितना युवा जो है, जो कि आप करीब-करीब 20%, 30% या 40% अब युवा मानते हैं, तो उसको अगर कंसीडर करते हैं, जी, तो वो सारा को कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं। ओबीसी में भी उसको हम लोग खतियान ओबीसी को मानते हैं, जो कि हमारा बेस वोटर है। तो अगर हम सारा को जी, कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो लगभग हम लोग को यहाँ पर जीतने का दिखाई देता है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो क्योंकि जी, हम लोग इसके इसके लिए अगर पुराना अगर हम 2019 का आंकड़ा भी हम लोग बनाए हैं, आपको हम आंकड़ा शेयर कर जी, देंगे कि 2019 में जी, किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जैसे आजसू को सबसे ज़्यादा कुर्मी को वोट मिला था, लेकिन जेएमएम को नहीं कम मिला था। मुसलमान का ज़्यादा वोट इसको मिला था जेएमएम को। तो ये जो कम कम इक्वेशन है, अगर हम उसी इक्वेशन को क्योंकि जेएमएम का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछला 10 साल से या पिछला 15 साल से, जी, जेएमएम लगभग 36%, 25%, 30% ला रहा है। तो वो जो 36% का जो एनालिसिस है, वो ये कहता है कि मुसलमान का वोट मिल रहा है और महतो का बहुत कम वोट मिल रहा है। क्योंकि महतो का दूसरा वोट दूसरे तरफ से भी लड़ जाता है, जैसे जैसे आप बताया कि कभी आजसू लड़ गया, कभी ये लड़ गया, तो इसके चलते बढ़ जाता है। तो ये जो 36% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको हम भेज देंगे, जिससे आपको पता चलेगा। लेकिन अब जब हम 2024 का बात करते हैं, इस साल का, तो 2024 को जब बात जी, करेंगे, तो हम लोग एससी और एसटी का जो जो माझी वाला वोट है, चाहे एसटी का जितना वोट उनको मिलता है, चाहे मुस्लिम का जो मुस्लिम में चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या महतो का जो वोट मिलता है, उनको जेएमएम को सेम वोट दे दिए हैं। वहाँ पर परसेंटेज जेएमएम में नहीं शिफ्टिंग हो रहा है। लेकिन महतो में भी जी, मार्जिनल शिफ्टिंग हो रहा है। अगर महतो का मानते हैं 20% वहाँ पर है, तो 20% में उनको पिछला बार मिला था 4%, इस बार मिल रहा है 3%। और बाकी जो है उसको ज़्यादा मिला था, 16% के आस-पास भी आजसू को मिला था, जो कि आजसू का घट करके 3% आ रहा है। और बाकी में मतलब 50% से ज़्यादा मतलब अराउंड 60%, 60% जो कुर्मी है, वो वोट हम लोग का जेबी केसर से शिफ्ट हो रहा है। और उसी तरीका से अगर मुस्लिम का बात करते हैं, तो मुस्लिम में लगभग 40%, क्योंकि हम लोग 60% 50 से 60% मथुरा महतो के बाद, और 40% जो है वो हमारे पास आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि एससी-एसटी का, तो एससी-एसटी में युवा को कंसीडर करते हैं, जो कि लगभग 25% से 30% है। तो उसी को हम मान के चलते हैं। अगर इसको चार ये जो एनालिसिस को अगर सारे को हम सम कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जेबी केसर का 35% हो जाता है। और वही चीज़ अगर उसपे और शिफ्टिंग इसमें 28% आ जाता है, जो कि पहले लोगों को 36% मिलता था। तो करीब-करीब जी, समझिए कि 6-7% वो लोग का शिफ्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है जेएमएम को। और सिमिलरली आजसू जी, को भी 7%, 8% का नुकसान होता है। क्योंकि आजसू का अपना वोट तो वही 40% के आस-पास है, तो उनको भी 8% का नुकसान होता है। जी, तो आजसू बीजेपी को मिला करके। तो 8% का नुकसान इन दोनों को हो रहा है, और हम लोग को जो है लगभग 35% का वोट आ रहा है। तो उन लोग को 28% हो गया जेएमएम को, और आजसू को हो गया 31%। तो अगर देखिए तो हम लोग क्या है 35%, लगभग क्या है कि आजसू से हम क्या है कि करीब-करीब 4 से 5% ज़्यादा है।
तो ये करीब-करीब वोट में अगर का उसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो लगभग 45,000 50,000 का मार्जिन हो जाता है। लेकिन चूँकि चूँकि आप तो जानते हैं कि ये सब जो एनालिसिस है, ये तो कोई परफेक्ट होता नहीं है। इसमें इसमें जी, तो एरर रहता है। तो जो एरर रहता है, उसको अगर मान के हम लोग चलते हैं कि भाई 3% का अगर या 4% का, तो 3 चूँकि 12 लाख पोलिंग हुआ है, तो 12 लाख का जी, पोलिंग 12,40,000 पोलिंग हुआ है, तो अगर मान लीजिए मार्जिन ऑफ एरर को अगर 3% मानते हैं, तो मतलब 12 लाख ये 36,000 वोट। तो 36,000 वोट अगर किसी और के इसके तरफ चला गया, तो वो जीत गया, इसके तरफ हमारे तरफ आ गया, तो हम लोग का मार्जिन बढ़ गया। तो जी, ये 36,000 तो 3% 4% का जो मार्जिन एरर है, तो हमारा जो डिफरेंसेस है वही करीब 5-6% का ही है। तो इसीलिए जी। सॉरी 4% का मार्जिन है, तो इसीलिए अगर 4% का वोट इधर हो गया तो आंसू जीत सकता है, इधर हम लोग हो गया तो हम लोग जीत सकते हैं। बस यही है। तो मतलब आप दावे से कह सकते हैं अभी कि आप जीत रहे हैं या उसमें कुछ अभी आपको देखिए ये तो पूरा एरर देखिए ये की तो पूरा नहीं, नहीं, दावा पूरा 100% है, इसलिए जीत रहे हैं कि जी, मुस्लिम वोट जब टर्न अप हो गया हम लोग का, तो हम लोग को अब लग गया कि हम जी, लोग जीत रहे हैं। इसमें इसमें क्वेश्चन मार्क था कि मुसलमान हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है पहले, लेकिन आज हम लोग के पास जी। डेटा आंकड़ा है कि मुस्लिम हमको वोट दे दिया है, तो इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा। तो देवेंद्र जी आपको क्या लगता है जिस तरह से नॉमिनेशन के दिन जयराम महतो को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम बना, तो आपको क्या लगता है कि उसका भी फ़ायदा जयराम महतो को मिला? देखिए, वो बात सही है, आपको अब बताया कि एक मूवमेंट आपको अभी हम बताया पूरा देश का इतिहास बताया जहाँ के मूवमेंट एक बहुत बड़ा आंदोलन जो बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो हमारे पूरा झारखंड में था। आज अगर रांची भी आप सुने होंगे, रांची लोकसभा में जिस तरीका का लोग हेलमेट को वोट मिला है गाँव देहात में, बीजेपी का वोट कट गया है, तो आपको अंदाज़ लग गया कि जी, आंदोलन का असर यहाँ भी है। तो इसी तरीका से हजारीबाग में भी असर है। तो मेरा कहना है कि इसके चलते जो भी हुआ पॉजिटिव हुआ। लेकिन क्या है कि जो भी अगर घटना घटा तो लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन या दमनकारी नीति जो है उसको अपनाया जा रहा है ताकि लोगों को दबाया जा सके, चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सके। आपको तो ये भी मालूम चला जी। होगा, सुने होंगे कि जयराम महतो नाम से कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश किया गया। जयराम महतो का एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा था कि 6 लोग जयराम महतो के नाम से नॉमिनेशन भर दिए थे। हालाँकि उनका हाँ, कैंसल हो नॉमिनेशन गया था। तो कैंसिल हो गया। किसी हाँ, तो कारण से मतलब कैंसिल हो गया। देखिए तो ये इसके पीछे कौन लोग थे? आप लोगों को क्या लगता है कि आपके पीछे जो पड़े देखिए थे वो जा सत्ता ज़्यादा पड़ी थी या मौजूदा जो सांसद हैं या उनका जो गठबंधन है एनडीए वो ज़्यादा महसूस कर रहा था खतरा आप लोगों से? देखिए, अभी तो आप सिस्टम को समझ लीजिए, जो अभी चुनाव जैसे होता है, तो क्या हो जाता है कि चुनाव का अंदर आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता लागू होता है मतलब कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो झारखंड के हैं, उनके अंडर में पूरा जी, पावर आ जाता है, पूरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब उन्हीं का रहता है। तो अब इसी से बिल्कुल। इससे तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये कौन करा सकता है, कैसे हो सकता है। क्योंकि ये केसेस जी, सब जो है, इतना पुराना-पुराना केसेस है, उसको आप अचानक से उठा करके लाते हैं और पकड़ते हैं, तो ये तो बहुत साफ-साफ दिखा रहा है कि किसका इसमें ये हो सकता है। जी। मतलब आपका इशारा क्या मतलब आप कह रहे हैं कि अ, जो मौजूदा सांसद हैं या उनका जो गठबंधन है उनकी तरफ ज़्यादा आपका हाँ, इशारा बहुत है। हाँ, एकदम हाँ, सही वही उन्हीं का ही है। लेकिन जो पेंडिंग केसेज़ हैं उसकी जानकारी तो लोकल पुलिस को ज़्यादा होती है, सरकार को ज़्यादा होती है। तो चुनाव आयोग का तो एक स्टैंडिंग आता है कि जितने पेंडिंग केसेज़ हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए, जो वारंटी है उनको पकड़िए। लेकिन एग्ज़ीक्यूट तो पुलिस को करना है, वारंट जाके था कोर्ट से पुलिस को लेना है। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों तरफ से हुआ होगा अगर आप जिस तरह से उँगली उठा रहे हैं इनकी तरफ, तो इसमें कहीं न कहीं सत्ता प्रतिष्ठान भी थोड़ा खतरा महसूस कर रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, अभी क्या है कि यहाँ तो मिली-भगत है, ये तो आपको भी ये तो लग रहा है कि भाई मिली-भगत है, किसी को अगर पता था तो बता नहीं रहा था। अगर प्रशासन को जी, पता था पहले से कि इसके पास केस है, तो बता देना चाहिए, भाई आपके पास केस है, आपको जी, अरेस्टिंग होगा या पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये तो जी, लगभग 1 महीना से जयराम जी अपना मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कभी भी कर सकता था। लेकिन बिना हुँ, बताए हुँ, हुए लास्ट मोमेंट में आपको अरेस्ट करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खाली वही नहीं हुआ, अभी आप अगर देखिए तो अगर हम लोग का पार्टी का जो नाम है जेएल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो हम लोग को मिल गया, लेकिन सिंबल अलॉटमेंट नहीं हुआ। जी, वहाँ भी हम लोग के साथ में एक तरीका से धोखा हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करना है, वहाँ पर अरेस्टिंग का बात उठा। उसके बाद देखिए कि सोचा कि अगर किसी तरीका से अगर रिश्ता लड़ भी जाता है, तो 2-4 कैंडिडेट खड़ा कर दे ताकि जयराम महतो कन्फ्यूजन हो जाए लोग, वोट में इधर-उधर के हो जाए। वो भी ट्राई करके देख लिया। तो हर तरीका से आप तो देख रहे हैं कि यहाँ परेशानी का वो हो रहा है। चलिए लेकिन सिलेंडर थोड़ा मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए लकी चुनाव चिन्ह होता है। 2019 में सरयू राय को सिलेंडर छाप मिला था और उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया था। इस बार जयराम को सिलेंडर मिला है तो हो सकता है उनके लिए लकी साबित हो।
लेकिन देवेंद्र जी, जो 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 विधानसभा वार जो आंकड़े अगर आप लोगों ने कुछ इकट्ठा किए हैं कि कहाँ आपको ज्यादा वोट पड़े हैं और कहाँ आप थोड़ा पीछे रह सकते हैं, तो गिरिडीह लोकसभा सीट के अंदर जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनका अगर कुछ आपके पास आंकड़ा अगर आपने जमा किया है या आपका जो आप लोगों का जो आकलन है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। ठीक है, हम वो बताने से पहले आपको थोड़ा सा 2019 का आंकड़ा विधानसभा वाइज बता सकते हैं कि 2019 जी, में विधानसभा वाइज अगर आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आजसू को जो वोट मिला था वो मिला था आपको जी, करीब करीब इसमें गोमिया से 1,18,477। तो ये सबसे जी, ज्यादा वहाँ गोमिया से उनको मिला था। यही चीज अगर जेएमएम का बताते हैं कि विधानसभा वाइज सबसे ज्यादा किसको कहाँ से मिला था, तो टुंडी से मिला था जो कि 74,099 है। तो ये विधानसभा वाइज डेटा आपको हमेशा भेज देंगे, लेकिन आपको जी, क्योंकि सारा तो बताने से तो अभी बहुत चीजें चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटी जी, आपको हम बता रहे हैं कि पिछला बार जैसा आपको पता है कि 59% मिला था इसको आजसू को, और इसको जेएमएम को मिला था 36%। तो इसमें जी, क्या है कि लेकिन अभी हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं, एनालिसिस किए हैं, उस एनालिसिस में जो हम लोग को सबसे ज्यादा जो वोट मिलने जा रहा है वो है आपका जी, गोमिया और डुमरी से, जो कि जी, 92,000 के आसपास डुमरी से मिलेगा और गोमिया से होगा 95,000। देखिए ये जो हम डेटा बता रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली तो सेम तो आएगा नहीं, आप भी जान रहे हैं। उसमें मार्जिन ऑफ एरर तो बिल्कुल, कंसीडर करना ही पड़ेगा, प्लस माइनस 3% या 4% जो भी आएगा। लेकिन आपको मोटा मोटी बिल्कुल, बता रहे हैं गोमिया और बेरमो से सबसे गोरमिया सॉरी गोमिया और डुमरी से सबसे ज्यादा हम लोग को मिलेगा। उसके बाद हम लोग हमारा बागमारा है, टुंडी है, उसके बाद मतलब हर एक विधानसभा से हमको मिल रहा है, और बहुत अच्छा मिल रहा है वोट, जिसके चलते हमारा लगभग 4,36,222 का जो आपको हम एक फिगर बता रहे हैं, वो फिगर मोटा मोटी उसी से आ रहा है। अच्छा देवेंद्र अगर जी, आंसू जैसे आप हाँ, लोग, हाँ जी, बोलिए। ऐसे जैसे आंसू को अगर देखते हैं तो आंसू को चूंकि 3,86,000 आ रहा है, तो उनको उनको नुकसान तो सभी जगह में से है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा वोट उनको आ रहा है वो है बेरमो से 73,000 के आसपास। और बाकी से हम्म, तो सभी नुकसान तो सभी है, पर करीब करीब आपको पता है कि करीब करीब 8% ये लोग का, क्योंकि बीजेपी का करीब 40% वोट होता है, जो कि अभी 32% 31% आ जा रहा है, तो 8 से 9% वो लोग का माइनस हुआ है। तो सभी जगह से माइनस जी, हुआ है, लेकिन मैक्सिमम उनका इससे आ रहा है। अच्छा। तो अभी जैसे आपने कहा कि रांची में बहुत समर्थन मिला जेबीकेएसएस को, हजारीबाग में मिला, जयराम महतो तो खुद आप कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, तो और सिंहभूम में भी जो मेरी सूचना है, सिंहभूम में जो आपके प्रत्याशी खड़े थे, उनको भी अच्छी खासी संख्या में वोट मिले हैं। तो ऐसे में हम्म। जब पूरे जहां-जहां आपने कैंडिडेट खड़े किए थे उनको अच्छा समर्थन मिला है, लोगों का ये सवाल है और मेरे मन में भी ये सवाल है कि जमशेदपुर जैसी सीट जिसको कुर्मी बहुल सीट माना जाता है, वहाँ आखिर क्या गलती हो गई, आखिर क्या मिस्टेक हो गई, जेबी केसेस का उम्मीदवार आखिर क्यों नहीं वहाँ खड़ा हुआ? जबकि तो देखिए आपको सिंहभूम से या हजारीबाग से ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति आपके लिए जमशेदपुर में थी। देखिए, जमशेदपुर में एक्चुअली हुआ क्या ना कि लास्ट मोमेंट में चूँकि जयराम जी का जो अचानक से नॉमिनेशन में प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद जो पूरा मतलब इसके चलते हम लोग प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। जमशेदपुर में चूँकि अलग से बैठक नहीं हो पाया, और वहाँ पर जी, लोगों को, वहाँ पर कैंडिडेट को बोला गया था कि आप लोग सेलेक्ट करके दे दीजिए, कुछ नाम था नाम, लेकिन वो फाइनल में कुछ डिसीजन नहीं हो पाया, जिसका चलते हम लोग फिर लास्ट मोमेंट में सारा जयराम जी के चलते फिर चूँकि उनको पुलिस वाला जो जब मामला हो गया नॉमिनेशन में, इसका चलते फाइनल नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि म अगर प्रत्याशी कोई खड़ा करके बाद में उसको समर्थन भी दे दे, क्योंकि चुनाव चिन्ह तो आपका ऐसे भी नहीं था, किसी कोई ना कोई इंडिपेंडेंट चुनाव चिन्ह ही आवंटित होता। लेकिन जमशेदपुर में हम लोगों ने इस बार जो चुनाव देखा है, यहाँ बहुत अच्छी स्थिति बन सकती थी और अगर जेवीकेएसएस खड़ा होता, कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा होता, तो जिस तरह से समीर मोहंती मुकाबले में आ गए हैं, जेवीकेएसएस भी यहाँ परिणामों को बदल सकता था। लेकिन खैर आप लोगों का एक वो जो रीजन है, जयराम महतो उस समय उनके साथ हो गया, उनको फिर निकलना पड़ा और भी जो भी मार्ग की चीज़ें हैं। तो कुल विधानसभा मिलाकर में हम लोग का आपका ये संघर्ष आंकड़ा, रहेगा। जी, जी, जी। और कुल मिलाकर अब यही आकलन है कि गिरिडीह में आप आश्वस्त हैं जयराम महतो की जीत को लेकर। परिणाम हुँ। में जीत का अंतर अगर आपके हिसाब से अगर मार्जिन ऑफ एरर ले लिया जाए 3% तो उसमें आपका मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है। तो हाँ, मार्जिन कम चलिए हो आपने, सकता है या बढ़ भी सकता है। ये तो देखिए अभी जी, एग्ज़ैक्ट तो डेटा फिगर है नहीं, लेकिन मार्जिन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जी। तो चलिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नई इबारत लिखी जाएगी झारखंड के की राजनीति में, गिरिडीह में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आपके उम्मीदवार जीते, टाइगर जयराम महतो जीते, ऐसी शुभकामना भी देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। फिर आप चुनाव के बाद, परिणाम के बाद आपसे एक बार फिर बात करेंगे। तो दोस्तों ये थे
जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो, जिन्होंने दावा किया है कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव जीत रहे हैं और सभी वर्गों का उनको समर्थन हासिल है। तो अब देखना है कि 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो जेबीकेएसएस के सिर जीत का सेहरा बनता है या परिणाम कुछ और होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।